नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, तमिलनाडु की बहुत बातचीत हमने कल भी की थी और जिस तरीके से वहाँ का दृश्य है, राज्यपाल तो बिल्कुल अड़ करके बैठे हैं कि जब तक एक्टर विजय जो है टीवी के, जब तक 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी उनको नहीं दिखाई देगी या 118 विधायकों की परेड नहीं करवा देगी, तब तक सरकार नहीं बनाने देंगे, चाहे विजय जो है वो उल्टे काहे न खड़े हो जाए। बिल्कुल झंडे गाड़े हुए हैं आर्लेकर साहब। सवाल ये उठता है कि आखिर ये करने की इजाजत उनको किसने दी? क्या इस देश का संविधान उनको ये इजाजत देता है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक दल यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके वो पुराने नेता रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं? क्या माना जाए? इस बीच में सबसे बड़ी जो मुद्दा है, बहुत बड़ा, एक बार फिर ये मुद्दा खड़ा हो गया है देश के सामने कि राज्यपालों की आखिर इस देश को जरूरत क्यों है? क्या वास्तव में राज्यपाल पद की जरूरत इस देश में रह गई है? इस देश में राज्यपाल पद को खत्म करने की मांग उठती हुई दिखाई दे रही है। ये मांग कितनी सही है? हालांकि पहले भी उठती है। और तमिलनाडु में जिस तरीके से हमने घटनाक्रम देखा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दो बहुत अहम राज्य रहे जहां पर राज्यपाल की भूमिका बेहद संदेहास्पद रही। एक जगह धनखड़ साहब बैठे थे जो अब विदा हो चुके हैं, उपराष्ट्रपति के पद से भी उनको बेहद बहुत ही बेआबरू तरीके से निकाला गया, बेइज्जत करके एक तरीके से निकाला गया। और एक टीएन रवि साहब जिस तरीके से बैठे थे तमिलनाडु में, 10-10 जो है बिल्स पर कुंडली मार करके, उनको कोर्ट ने फाइनली जब चूड़ी उनकी कसी, जब उनको टाइट किया, तब जाकर के वो ढीले पड़े। भाई साहब, ये परिस्थिति बन गई थी। राज्यपालों के औचित्य पर जो ये सवाल है सर, वो कितना जायज है? क्या ये सही समय है जब इस देश में राज्यपाल के पद को खत्म किया जाए एक सही तरीके से? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत ही संवैधानिक सवाल है, संविधान की व्यवस्थाओं का सवाल है और इसको बहुत खुल करके विवेचना होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि अगर पोमेरियन मीडिया भी अगर कोई अपना योगदान चाहे, बाकी अल्टरनेट मीडिया तो सोच ही रहा है, आपको भी साधुवाद जो आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कि इस पूरे विषय के ऊपर एक बार चर्चा जरूर होनी चाहिए, खुल करके प्रोज एंड कॉन्स पे विचार करना चाहिए। एक बात तो सारा देश स्वीकार करेगा राम प्रकाश जी, के पिछले 12 सालों के अंदर जो संघ परिवार के जो सारे के सारे जो नागपुर के स्वयं सेवक हैं, कथित स्वयं सेवक यानी कि स्वयं के सेवक, कुछ और मत समझ लीजिएगा, नागपुर के जो स्वयं सेवक हैं उनके रिटायरमेंट होम बना रखे हैं देश के सभी राजभवन, जिनको अब नया नाम दिया गया है लोक भवन। ये बेसिकली राम प्रकाश जी आज क्या कर रहे हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल आपके हिसाब से क्या कर रहे हैं आज की तारीख? बेसिकली मोदी और शाह की जो गुजराती जोड़ी है, उसने एक काम बड़े ही, क्या कहूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है, बड़े ही निरक्षरता पूर्वक आप कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का पद है उसको विपक्ष के खिलाफ वेपनाइज कर दिया गया है, उसको एक हथियार बना दिया गया है। आप याद कीजिएगा, जब आप सुबह सो करके उठे थे, महाराष्ट्र में गठबंधन किसका था और शपथ किसको दिला दी गई थी? 2019 शायद याद होगा आपको, ठीक? 2019 के अंदर जब आप सो के उठे तो उस समय अपने बहुमत का दावा किसका था? शिवसेना का, इनका। और शपथ किसको दिलाई? देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को। और वो सरकार 24 घंटे भी नहीं टिक पाई, वो भी राज्यपाल यही स्वयं सेवक था। उसके बाद आप कर्नाटक चल पड़िए, कर्नाटक के अंदर क्या इनके पास बहुमत था? बीजेपी के पास। मैंने वो चिट्ठियां भेज दी हैं सारी आपको, ऐसे नहीं कोई भी हवा हवाई है, सारे नंबर्स भी भेजे हैं, सन भी भेजे हैं, डिटेल्स भी भेजे हैं, वो दिखा दीजिएगा। कर्नाटक का भी और महाराष्ट्र का भी, सारे देश को समझ में आना चाहिए कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। ठीक, पहला पक्ष ये है। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको एक बात बार बार कहता हूं कि आज की तारीख में कोर्ट्स हो, राज्यपाल हो, सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एजेंसियां हो, जो भी संवैधानिक आपका सिस्टम था, उसके अंदर एक नई धारणा, अवधारणा डेवलप कर दी गई है कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। अगर आप पक्ष के हैं तो आपके लिए ऑल टुगेदर अदर सेट ऑफ रूल्स है, और अगर आप विपक्ष के हैं तो आपके खिलाफ दूसरे तरीके का वेपन है, जो आपने तमाम अदालतों के अंदर अलग अलग जगह पे सब जगह देखा होगा। और जांच एजेंसियां जो भाजपाई हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके तो घरों के पते भी भूल गए, वो सारे के सारे दूध के नाए हुए। ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। इन सारी परिस्थितियों में सबसे बड़ी जो बात है कि सवाल यह है कि राज्यपाल जो देश भर के तमाम उनके राज्यों के अंदर है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वो 700 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ता है देश के ऊपर हर साल। 700 करोड़ रुपए से पड़ता है, और वो किसी भी राज्य के सबसे बड़े महलों में रहते हैं, सबसे ज्यादा बजट उनके पास है, स्टाफ है, सुरक्षा है, पता नहीं क्या क्या है।
और उनका ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई विलक्षण कार्य वो नहीं करते जिसे मौजूदा संस्थाओं के जरिए संभाला ना जा सके। ये बेसिकली जो अंग्रेजों की एक औपनिवेशिक विरासत, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उसको, जो आज देश के संविधान को तारपीड़ो कर रही है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। राज्यों में राज्यपालों की जो प्रासंगिकता है, उस पर मुझे लगता है गंभीरता से बहस करने का ये समय सबसे बढ़िया है। देश की जितने भी राजभवन हैं, उनमें जो बैठे भाजपा की कठपुतलियां हैं, उनका बोझ आम आदमी को क्यों उठाना चाहिए? उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य भाजपा और जो नागपुर वाली बिना पंजीकृत जो आपकी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एनजीओ है, जिसका जिक्र लाल किले पे होता है, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाना है, विपक्ष को परेशान करना है और जनता के जनादेश को कमजोर करना है। ये बात मैं और राम प्रकाश राय नहीं कह रहे, ये तमिलनाडु का 3 दिन का घटनाक्रम चीख चीख करके कह रहा है। और किस मतलब आप दावा कर रहे हैं 118 सीटें टोटल है, 112 की आप लिस्ट दे रहे हैं, आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा है और समय का इंतजार किया जा रहा है कि डीएमके और एआईडीएमके मिलकर दावा कर दे, वो भी पोमेरियन मीडिया के अंदर खबर पलट की जा रही है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, उन दोनों का अलायंस हो गया, फिर भी तो 106 सीट बड़ी, 59 और 47, उसके पास तो फिर भी 112 है डीएमके के पास। आप किस अधिकार के तहत उनको नहीं बुला रहे हो? और आप होते कौन है ये कहने वाले कि पहले मुझे संतुष्ट करो? सुप्रीम कोर्ट के कितने अनगिनत फैसले, एसआर बोमई से लेकर के दुनिया भर के तमाम सरकारी आयोग से लेकर के हर चीज ने रेड लाइंस खींची है कि जो बहुमत का परीक्षण का स्थान है, वो केवल और केवल संसद का पटल या विधानसभा का पटल है। एक तरफ राज्यपालों के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च वो हो रहा है, ऊपर से देश की आम जनता महंगाई से त्राही माम कर रही है, कभी गैस के रेट बढ़ा देते हैं, कभी पेट्रोल डीजल की तलाव लटकी जाती है। तो सबसे पहले तो ये 700 करोड़ के जो सफेद आती है, इनको हटा दीजिएगा आप, सबसे पहला काम तो ये रहेगा। दूसरी बात, ये पद केवल एक औपचारिक पद है राम प्रकाश जी। असल में अगर इसकी शक्तियां देखेंगे तो जैसे राष्ट्रपति के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, वैसे इनके पास भी कोई शक्ति नहीं है। अगर इनके पास संघ की शक्ति ना हो, भाजपा की शक्ति ना हो, गुजरातियों की शक्ति ना हो, तो इनके पास कोई शक्ति नहीं। और इनका जो व्यवहारिक उपयोग भी है, वो भी नगण्य है बिल्कुल, जिसको आप कहिएगा। वेतन, भत्ते, सुरक्षा, विलासिता, सारे का सारा जनता का धन बर्बाद होता है। उस धन को भी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है और कहीं अधिक सार्थक तरीके से उसको उपयोग किया जा सकता है। राज्यपाल का आपने किसी का राजभवन देखा हुआ, लोक भवन जिसको आप कहते हो, क्या आलीशान किस तरीके के वो है, आराम की जिंदगी है। और जनता के उनका काम क्या रह गया है कि जनता की चुनी हुई सरकार, जो आपने इशारा किया तमिलनाडु में पिछले जो राज्यपाल का कारनामा था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉल आउट किया बाकायदा, कि जनता की चुनी हुई प्रतिनिधियों और उनकी सरकारों के लिए समस्या खड़ी करने के अलावा उनका कोई भी काम बचा ही नहीं। तो बेसिकली आधुनिक जो लोकतांत्रिक भारत है, उसके लिए राज्यपाल का पद कंप्लीटली, जिसको आप कह सकते हैं ना, आउटडेट हो चुका है और करदाताओं पर बोझ के अलावा कुछ नहीं। इस पद को जितना जल्दी हो सके, इस औपनिवेशिक उसको समाप्त कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये एक तरीके का अवशेष है अंग्रेजों का, जिससे मुक्त पाने का अब समय आ गया। जितने भी जो औसत दर्जे के जो लोग हैं, आपने सुना ना जिस तरीके से महाराष्ट्र में कारनामा करके आए थे कोश्यारी साहब, याद है ना आपको? जिस तरीके से सुबह सुबह शपथ दिला दी गई थी जब सारा देश सो रहा था अंधेरे में, ठीक। और जब उनको पद्म पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने क्या कहा? मैं किसी पद्म वदम की इच्छा नहीं रखता, पद्म वदम देश का नागरिक सम्मान है, ये इनकी संविधान के प्रति आस्था है। और मेरी आस्था केवल और केवल संघ के प्रति, यानी कि इनके लिए आरएसएस जो है देश के संविधान से ऊपर है। और राजभवनों के अंदर जितने भी ये हैं, इनसे तो अच्छे लोग ओल्ड एज होम हमारे हैं, जो बुजुर्ग हमारे बेचारे वहां नाथ रहे थे, ये तो सारे के सारे संघ के जो टायर्ड और रिटायर्ड लोग हैं, उनकी आराम गाह बना रखी। ना इनको संविधान से कोई मतलब, ना ये संविधान को कभी मानते हैं। इनकी आस्था आरएसएस में है, नागपुर में है, दिल्ली में है, इनकी आस्था लोकतंत्र में नहीं। सर सवाल ये उठता है कि क्या आज राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ सरकारें बनाने, बिगाड़ने और विपक्ष के दूसरे दलों की जहां पर सरकारें हैं उन्हें तंग करने के लिए, उनसे एक टकराव की स्थिति बना करके जनता में उनकी बेइज्जती करने के लिए, उनके प्रति अविश्वास पैदा कराने के लिए एक टूल बन के रह गए हैं? एक ये सवाल है। लेकिन साथ में एक सवाल और है सर, कि इतने लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में रही, क्या उन्होंने उस पर विचार क्यों नहीं किया कि राज्यपाल के पदों की जरूरत नहीं है इस देश को, इतने बड़े खर्च से इस देश को बचाया जा सकता था? ये एक सवाल है। इसलिए कि जैसे ही हम इस पर बात करना शुरू हमने किया है,
अभी तुरंत जब ट्रोल आएंगे तो सबसे पहले यही कहेंगे कि कांग्रेस ने क्यों नहीं खत्म किया। तो मैं ये भी समझना चाहता हूं, क्यों नहीं खत्म किया? क्या उन्हें नहीं दिख देखिए रहा था कि इस पद की जरूरत नहीं है? देखिए राम प्रकाश जी, यही तो इस देश की त्रासदी है। जब भी आप किसी मुद्दे के ऊपर आते हैं, जो गलती आपने की उसका परिणाम आप भुगतेंगे, जो मैंने की वो मैं भुगतूंगा। कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं कि कांग्रेस दूध की दली या मैं और आप कांग्रेस के कोई प्रवक्ता या मुझे और आपको उनकी डिफेंस का ठेका मिला है, कतई नहीं। कांग्रेस ने भी जब अपना शासन था, उसने भी राज्यपाल के पदों का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसका परिणाम आज सारे देश के सामने है। कांग्रेस ने भुगता उसको। तो क्या भारतीय समझदार व्यक्ति कौन होता है? जो दूसरे की गलतियों से सीखे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की गति को ही प्राप्त करने को तैयार है क्या? अगर ऐसा है, वो यही सब करना चाहते हैं, तो उनको शुभकामनाएं हमारी। लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट, हम तो वो बात करेंगे जो मुद्दे की बात हो। आज की तारीख में पूरे देश में इस बात पे कौन मना कर रहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल का जो ये आचरण है, ये बेहद शर्मनाक नहीं, ये असंवैधानिक भी। भाजपा का जो निरंकुश राजनीति है, उसके तहत राज्यपाल को राजनीतिक एजेंट बना दिया गया है और संवैधानिक नैतिकता की तमाम धज्जियां उड़ा करके उसकी अनदेखी की जा रही है। लोकतांत्रिक परंपरा को कुचल दिया गया है। संविधान को अगले मान नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे, सरकारी आयोग की रिपोर्ट को नहीं मान रहे, तो फिर किसको मानेंगे? और इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। पहले मोदी और शाह एसआईआर से लेके वोट एडिशन और वोट डिलीशन के जरिए पहले विपक्ष की सरकारों को चुनने नहीं देंगे। अगर वो चुनकर आ गए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ गए, तो वहां जो उनके स्वयंसेवक बैठे राजभवनों के अंदर, वो उनको शपथ नहीं दिलाएंगे, वो वहां संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। तो फिर आप इसको लोकतंत्र कैसे कहेंगे? पहले सरकार नहीं बनने देंगे, और अगर सरकार गलती से बन गई तो निर्वाचित राज्य सरकारों को कमजोर करेंगे। पिछली बार तमिलनाडु में यही किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि आप 10-10 कानून जो विधानसभा ने पारित किए हैं, उनको लेकर के कैसे बैठ सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरे का पूरा जो देश का सिस्टम था संघवाद का, फेडरलिज्म का, क्या ये उसके ऊपर प्रत्यक्ष हमला नहीं है? ये तमिलनाडु के जो जनता है उसके आत्मसम्मान और जनादेश का सीधा अपमान नहीं, जो कुछ राज्यपाल कर रहे हैं? राज्यपालों का पूरा खर्चा करदाताओं के पैसे से चलता है, जबकि उनका जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन आज की तारीख में है, वो कौन कर रहा है? वो दिल्ली में बैठे हुए गुजराती और नागपुर स्थित जो नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ जिसका मैंने जिक्र किया, आरएसएस। तो ये बेसिकली राम प्रकाश जी आपको देखना पड़ेगा कि संघीय ढांचे के भीतर जो राज्यपालों का महत्व है, वो लंबे समय पहले समाप्त हो चुका है। और कोई तो इस नाम को कॉल करेगा ना कि ये चीज खत्म की जानी चाहिए, कहीं तो बहस होगी ना। व्यवहारिक रूप से ये पद केवल और केवल एक महंगा बोझ है, और जिसका शासन में कोई ठोस योगदान नहीं। इनकी जो मर्जी आते हैं वो ये करते हैं। आपको ध्यान दिला दूं मैं, कर्नाटका में 2018 में क्या हुआ था। बीएस येदुरप्पा थे, उनकी जो सीट थी वो थी 104, और मेजोरिटी मार्क कितना है? 112। उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? उनको तो नहीं कहा गया कि भाई साहब आप जाके वो लेके आइए, ठीक। उनको 8 सीट कम थी। अब तमिलनाडु की बात कर लीजिए आप। तमिलनाडु के अंदर 108, 107 इनकी है, 5 कांग्रेस ने दे दी, 112, और इनके पास मेजोरिटी मार्क है 118 का। इनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? वही कानून है, वही संविधान है, ठीक। यही काम 2019 के अंदर भगत सिंह कोश्यारी ने किया, जब उन्होंने बिना किसी मेजोरिटी के देवेंद्र फडणवीस को ओथ दिलाई रात के अंधेरे के अंदर। तो 2026 में अब क्या हो गया? संविधान तो वही है, और इनके पास तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी आज की तारीख में पोस्टपोन लाइन्स भी उनके हाथ में है। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि अब ऑल ऑफ ए सडन ये नया संविधान कहां से लेकर के आए? जो आर्लेकर है ये कहां से लेकर के आए वो तो बता दे। और मैं तो हैरान रह गया, आज सोशल मीडिया पे मैंने देखा, पता नहीं उसकी मैंने बहुत जांच नहीं की, कि कल एक चैनल पे फोनो दे रहे थे, शायद सरकार के एक पोमरियन चैनल पे मैंने एक फोटोग्राफ देखा कि राज्यपाल कब से फोनो देने पड़े। तो ये अगर परिस्थिति है तो आप समझ लीजिए, राज्यपाल का पद तो संवैधानिक पद होता था ना। उनको क्या बात है कि अपना टीवी पर आकर के किसी पोमेरियन चैनल पे किसी बड़बोले एंकर के यहाँ अपना स्पष्टीकरण देना पड़े? उनके पास बहुत बड़ी आईटी सेल है, ट्रॉल सेना है, इतना बड़ा गृह मंत्रालय है। और यहाँ तो कमाल एक और हो गया, कल राज्यपाल ने बाकायदा पत्र जारी किया, हमने कल दिखाया भी था, कि पहले मेजोरिटी प्रूव करो। अगर इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट हो तो उस लेटर के आधार पर ही, क्योंकि राजभवन की वेबसाइट पे है, तो जारी किया पब्लिक रिलेशन, उसका सुओ मोटो लेकर के सुप्रीम कोर्ट आदेश कर सकता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन किस अदालत की हम बात करें, किससे उम्मीद करें? तो ये राम प्रकाश जी पूरे के पूरे देश के लोकतंत्र को एक खास विचारधारा, एक खास एनजीओ और एक खास लॉबी के
एक तरीके से गिरवी रख दिया गया है। जो वो बताएंगे वही संविधान है। और ये अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत अंत की है। अंत किस चीज का? संविधान का अंत और लोकतंत्र का अंत। ये देश के लोगों को, देश के विपक्ष को अब समझना पड़ेगा कि एक दूसरे को सांत्वना देना, दिल्ली लखनऊ से चल करके कलकत्ता चले जाना, बाइट दे देना किसी पक्ष में, इससे संविधान नहीं बचने वाला। संविधान बचाने के तरीके तो जन आंदोलन के हैं, जो महात्मा गांधी सिखा के गए हैं। आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना अपना घर बैठिए और जुगाली कीजिए। ये जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं सर, फिर सवाल आता है, आकर के ठहरता है कि ये जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं कि इस देश में चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब परिणाम आते हैं, परिणाम के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राज्यपाल की तरफ से न्योता मिलता है, वो आकर के सरकार बनाने का दावा करते हैं, सरकार बनाने के दावे के बाद सरकार बनाते हैं, फिर वो बहुमत साबित करते हैं, सरकार चलाते हैं। ये प्रक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब राज्यपाल इस प्रक्रिया में से बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो दायित्व कहां जाएगा? अगर सरकार के गठन का दायित्व चुनाव आयोग पर जो दिखता है, जो प्राइमा फेसी दिखता है, जो सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है, उस पर तो सवाल और बड़े हैं और आरोप तो इतने गंभीर हैं कि वैसे वैसे आरोप तो इस देश में तमाम बड़े बड़े क्रिमिनल्स पे नहीं है, जैसे जैसे आरोप आज हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय पे है। उसकी स्थिति तो और ज्यादा बदतर है। तो फिर फायदा क्या? मतलब अगर वो वही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटक गया, करेंगे क्या आप? राज्यपाल को हटा देंगे, प्रक्रियाएं कैसे चलेंगी? राम प्रकाश जी, ज्ञानेश गुप्ता से लेकर के 1952 तक, अब तक जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त रहे हैं, मोदी जी ने उन सब पर कृपा करते हुए उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दी है कि अपने पद पर रहते हुए किसी भी फैसले को उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। क्या किसी ने उनसे ये इम्यूनिटी मांगी थी? दो को तो चाहिए, राजीव अग्रवाल को चाहिए, उससे पहले अरोड़ा को चाहिए, और अब सर्विंग ज्ञानेश गुप्ता को चाहिए। इसके अलावा ना तो किसी ने मांगी और ना किसी ने दी। पहला सवाल तो ये। तो ये इम्यूनिटी सदा, इम्यूनिटी ये कौन सी आपको पता है? ये वो इम्यूनिटी है जो प्रधानमंत्री को भी हासिल नहीं है, जो किसी मुख्यमंत्री को हासिल नहीं है, जो राष्ट्रपति को हासिल नहीं है, जो राज्यपाल को हासिल नहीं है। इन सब को, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को है इम्यूनिटी, वो केवल अपने पद पे रहते हुए, रिटायरमेंट के बाद नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कानून ला करके नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया नंबर 1 पैनल से, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दी, किसने मांगी थी? मैं तो ये जानना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर जो आज ये बंगाल में हुआ, जो ये आज बिहार में हुआ SIR के नाम पर, अगर वो इम्यूनिटी नहीं होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती, ना वो ये काम करता, नंबर 1। उसके बाद जो एडिशंस महाराष्ट्र के अंदर किए गए, जो खेला हरियाणा के अंदर किया गया, जो मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, वो कोई नहीं करता। आपने कहा राज्यपाल नहीं रहेंगे तो कौन? मैं और आप कोई संविधान के विशेषज्ञ नहीं है। हम केवल ये कह रहे हैं कि इस पद को समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए, और इसकी, उसके अनुपस्थिति में क्या व्यवस्था हो, वो देखना सरकार का काम है, विपक्ष का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। सवाल ये है कि साल के अंदर 1 या 2 सेरिमोनियल फंक्शन के लिए 700 करोड़ रुपए ये देश अफोर्ड करने की स्थिति में है या नहीं? तो जवाब है नहीं। और राज्यपाल का क्या प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन है पूरे देश में, वो बता दीजिए। कुछ नहीं। केवल और केवल ये है कि भाई संघियों को एक बुढ़ापे की एक वो सहारा देना है, आश्रय स्थल देना है, बढ़िया 5 स्टार लाइफ देनी है। जैसे भागवत साहब आजकल Z+ लेके आनंद में है, उनका पूरे RSS के मुख्यालय की सुरक्षा जो है Z+ है। आप बताइए क्या कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने? जिनकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं, जिनका पैन नंबर नहीं, उनको Z+ सुरक्षा दी जा रही है। वो NGO कहते हैं अपने आप को। कौन सी स्वयं सेवा की है उन्होंने? और एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, अगर मुझे आप समय दें तो 2 मिनट का, कि बेसिकली राज्यपाल के पदों पर ये बात हम कर क्यों रहे हैं, ये दर्शकों को जानना बड़ा जरूरी है। हम कोई कांग्रेस का, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस ने अपने जो कर्म किए, धत्कर्म किए, तो उसको भुगत रहे हैं। इसी कारण वो आज, उन्हीं के कारण भाजपा सत्ता में आई। तो भाजपा उससे बुरी गति को प्राप्त होना चाहती है, तो उनको शुभकामनाएं। मोदी के शासनकाल की अगर आप बात करेंगे 2014 से अब तक, राज्यपालों की भूमिका कितनी बार विवादास्पद रही, लेकिन क्या कभी आपने वो विवाद भाजपा शासित राज्य में देखा क्या? तो ये विवाद स्पेशलाइज्ड और फोकस्ड केवल विपक्ष भी क्यों है, ये देखना पड़ेगा आपको। विपक्षी राज्यों में हस्तक्षेप का माध्यम बन चुके हैं राज्यपाल, और समर्थक राज्यपालों को संवैधानिक कर्तव्यों में, चाहे विधायकों पर असेंट की बात हो, विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की बात हो, जहां सरकार है वहां उसका पालन करेंगे, जहां विपक्ष है वहां हर चीज का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तमाम ऐसे मामलों के ऊपर राज्यपालों की कार्रवाइयों की भर्त्सना भी कर चुका है, टिप्पणियां भी कर चुका है, उनको क्वेश्चन भी कर चुका है, उनके कामों को असंवैधानिक भी कर चुका है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था
उसकी एक एग्जिस्टेंस थी। आज सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी विचार कर ले तो ज्यादा उचित है। मैं और आप किसी अवमानना के उसमें नहीं जाना चाहिए। मैं चंद एक उदाहरण देता हूं आपको। महाराष्ट्र के अंदर 2019 से 23 के बीच में क्या हुआ। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद हंग असेंबली आई। कोश्यारी ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में शपथ दिलाई, जबकि विपक्षी जो गठबंधन था एमवीए, उसमें शिवसेना थी, कांग्रेस थी, एनसीपी थी, उनके पास बहुमत भी था और बहुमत का दावा भी था। राज्यपाल की चाल मुंह के बल पड़ी, 24 घंटे में इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ। फ्लोर टेस्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आई, एमवीए की सरकार बनी। तो बेसिकली इसी तरीके से कोश्यारी पर उद्धव ठाकरे की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें नामांकन जो होना था उनका, उसमें देरी करने का आरोप लगा कि नहीं लगा? कोई है जवाब इस बात का? तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में राज्यपाल के द्वारा विश्वास मत बुलाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि राज्यपाल निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई नहीं कर सकते। कहा था कि नहीं कहा था? तो तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल आर.एन. रवि का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, डीएमके की सरकार थी, लंबा टकराव चला, दर्जनों विधेयक असेंट देने में लंबी देरी और यहां तक रोकने का आरोप लगाया। सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं को एक बार पारित, दूसरी बार पारित, उसके बाद रख के बैठ गए और कुछ नहीं तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ये सारी की सारी कभी भाजपा के शासित राज्य में भी करके देखो ना ये। उसके बाद 2023 में उन्होंने विधानसभा स्तर के दौरान तैयार भाषण छोड़कर वॉकआउट किया, जिसके बाद विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया। मुझे आप एक बात बताइए, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, जो वो संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर भाषण देते हैं, उसको बाकायदा कैबिनेट अप्रूव करती है। और वो कैबिनेट ऐसे ही नहीं होती, वो इलेक्टेड कैबिनेट है, पॉपुलर गवर्नमेंट की। उसको आर.एन. रवि उस भाषण को पढ़ने से कैसे मना कर सकता है? और अगर उसके खिलाफ प्रस्ताव आया निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, तो उस पर फिर चीखते हैं कि ये संविधान की इन्होंने ये कर दिया। फिर एक मंत्री था सेंथिल बालाजी, उसको बर्खास्त करने का प्रयास किया। हु इज गवर्नर टू डिसमिस? मुख्यमंत्री की सिफारिश पे काम करते हो भाई आप। आर.एन. रवि ने वो काम भी किया। उसके वाला पश्चिम बंगाल में आपने बहुत बढ़िया जिक्र किया इंट्रो के अंदर, जगदीप धनखड़ ने पहले किया, बाद में सीवी आनंद बोस ने किया। क्या किया उन्होंने? धनखड़ का ममता बनर्जी के साथ निरंतर टकराव रहा, सार्वजनिक आलोचना, बिलों पर असेंट रोकना, और उसी का इनाम उनको क्या मिला कि उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने डायस पर बैठ करके, आसन पर बैठ करके अपने आप को क्या कहा कि मैं संघ का एकलव्य हूं। और जब उनकी संघ का एकलव्य, तो एकलव्य की तो बलि ली गई थी अंगूठे की, उनके तो पद की बलि ले ली गई, तो आज तक कोई संघ की तो आज तक उनके पक्ष में बोला नहीं। ये संघ का चाल चरित्र और चेहरा है। बॉस के कार्यकाल में देख लीजिए, सीवी बॉस का कार्यकाल देख लीजिए आप, 20 से ज्यादा बिल लंबित रहे, किसी ने कुछ किया क्या? कुलपतियों की जो नियुक्ति थी उसमें हस्तक्षेप किया। ऐसे ही केरल के अंदर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे, उन्होंने किस तरीके से किया। एलडीएफ सरकार जो थी पिनरई विजयन की, उनके साथ लगातार विवाद रहा। वित्त मंत्री से प्लेजर वापस लेने, बर्खास्तगी की सिफारिश का प्रयास किया। ये आपको अधिकार किसने दे दिए भाई साहब? आप अपने संविधान सम्मत कार्य करते रहिए, हर चीज लिखित में है। यहां पर विशेषाधिकार का कोई सवाल ही नहीं ना राम प्रकाश जी। उसके बाद भी अगर आप वो चीजें करेंगे तो फिर उसी गति को प्राप्त होंगे और वही बहस होगी जो मैं आप कर रहे हैं कि इन पदों की जरूरत क्या है। अब तमिलनाडु में जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, वहां पे तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, टीवीके का विरोध हो रहा है, कांग्रेस राज्यपाल के अगेंस्ट विरोध वहां पर कर रही है, सड़क पर उतर गई है। सर, ये सारी जो कवायदे चल रही हैं, एक टूल की तरीके से अगर राज्यपाल महोदय इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या अगर तमिलनाडु के अंदर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है, ऐसे हालात, गंभीर हालात बन जाते हैं, क्या उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आर्लेकर माने जाएंगे? क्या पहली गिरफ्तारी आर्लेकर की होगी उस परिस्थिति में? राम प्रकाश जी, राज्यपाल को पद पे रहते हुए तो गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से वो संविधान में याद किए जाएंगे। आपको याद है ना, हरियाणा में एक तपासे साहब होते थे, उनके साथ देवलाल ने क्या किया था, मुंह काला करने से लेकर के थप्पड़ मारने तक की घटनाएं उनके साथ हुई थी। इस तरह की चीज क्या आप चाहते हैं कि जो देश के, जो प्रदेश के लोगों ने एक पॉपुलर मैंडेट दिया है, आप उसके हिसाब से संविधान में सारी व्यवस्थाएं, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। आप क्यों विवादों में पड़ते? जब आपका पद संवैधानिक है, राजनीतिक नहीं है, किसी एनजीओ के द्वारा प्रायोजित होने के बावजूद भी आपने शपथ तो संविधान की ली है ना, आरएसएस की तो ली नहीं है। तो आपको ईमानदार और निष्पक्ष किसके प्रति होना होता है? संविधान के प्रति होना होता है। तो संविधान को तो ये लोग मानते ही। तो वैसी परिस्थिति के अंदर जो आज जो कुछ तमिलनाडु में हो रहा है,
आपको क्या लगता है कि वो केंद्र के इशारे पे नहीं, वो किसी और राज्य में क्यों नहीं होता है? भाजपा जहां सत्ता बनाने की उसमें होती है, वहां वो क्यों नहीं होता है? केवल वो क्या विशेषाधिकार केवल विपक्ष के लिए केंद्रित किया गया है? सवाल तो आएगा ही। तो कुल मिलाकर के इस देश का समस्या राम प्रकाश जी सबसे बड़ी क्या है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो होगा क्या? प्रदेश का संविधान, प्रदेश का शासन व्यवस्था किसके नाम पे चलती है? राज्यपाल के नाम पर। और वही अगर संविधान की धज्जियां उड़ा दे, वही सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की धज्जियां उड़ा दे, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? सवाल तो ये आएगा ना। आज जो तमिलनाडु की सड़कों पर जो लाखों लोग, हजारों लोग हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप देखिए कि साउथ के अंदर इस तरह की अप्रिय वारदातों की पहले भी हिस्ट्री रही है। आप क्यों उनको इनवाइट करना चाहते हैं? क्यों वो परिस्थितियां क्रिएट करना चाहते हैं? आपका काम तो संविधान की रक्षा करना है, आप कीजिए, संविधान सम्मत काम कीजिए। आप किसी की सियासी गोलबंदी के अंदर क्यों हिस्सा बनना चाहते हैं? सवाल तो ये आएगा ना। बिल्कुल। संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करके आर्लेकर साहब जिन परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं वो कभी भी गंभीर हो सकती हैं। गृह युद्ध के हालात की बात तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग पहले से करते रहे, उनके चुने हुए सांसद से लेकर के और दूसरे लोग भी उसका समर्थन करते रहे हैं। गृह युद्ध उन्हें पसंद है, हिंसा उनको पसंद है इसका, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर ये आरोप है। प्रधानमंत्री के तौर पर जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप है। गृह मंत्री जो इस देश के हैं इस समय, उनके ऊपर बड़ा आरोप है, तो वो हम सब देखते रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के तमाम नेताओं पर अलग अलग तरीके से ये सारे आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में उनको हिंसा से कितना प्रेम है ये सबको पता है, और जितना प्रेम उनको हिंसा से है उतनी ही शायद उनको उनका दुराव जो है वो संविधान से है, और इसकी वानगी वो बार बार दिखाते रहे और तमिलनाडु में भी वही दिखा रहे हैं। इस पद को लेकर के चर्चा शुरू हुई है, सवाल उठने शुरू हुए हैं, सरकार को इस पर विचार कर लेना चाहिए, बाकी सियासी दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए, और इसे मुद्दा बना करके शायद सरकार से सामंजस्य बैठा के इस पर आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। कितनी जल्दी करेंगे उतना फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।